जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार गोदारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो अपना पशुपालन से संबंधित टॉपिक रहेगा वो रहेगा पशुओं को चिन्हित करना। कैसे कर सकते हैं चिन्हित? रंगों से रंग कर उन्हें चिन्हित कर सकते हैं, टैग लगाकर चिन्हित कर सकते हैं, दाग लगाकर चिन्हित कर सकते हैं, रैंगिंग से चिन्हित कर सकते हैं, नोचिंग, कोई नोच कान नोच कर या कुछ ऐसे भी चिन्हित अपने कर सकते हैं। तो पहली विधि अपने पढ़ते हैं, रंगों से रंग का चिन्हित करना यानी कलरिंग करना। कौन सी? रंगों से रंगों से रंग कर, या इंग्लिश में बोले तो सो कलरिंग करना। कैसे होता है? यह सर्वाधिक किस पशु में की जाती है? इसके बारे में देखें तो सर्वाधिक की जाती है ये भेड़ और बकरी में। ये कलरिंग है ना, ये समूह या जो झुंड में पशु रहते हैं ना, उनमें की जाती है ताकि पशु की पहचान है वो आसानी से हो सके। तो कलरिंग करते हैं तो ये क्या विधि अस्थायी है, स्थायी है? ये अस्थायी विधि है। अस्थायी कैसी है कि अस्थायी विधि ऐसी है कि वर्षा आएगी तब ये रंग है, कलर है जो उतर जाएगा, तो ये अस्थायी विधि है। तो ये समूह या झुंड में रहने वाले पशुओं में अपनाते हैं। एक नंबर बात तो इसकी, एक तो बात ये है कि ये समूह या जो झुंड में पशु रहते हैं वाले पशुओं के लिए अपनाते हैं। सर्वाधिक किस में अपनाई जाती है? इसकी बात करें तो सर्वाधिक अपनाई जाती है भेड़ और बकरी में। किसमें? भेड़ और सर्वाधिक भेड़ में ही अपनाई जाती है, बकरी में नहीं अपनाई जाती। और यह अस्थायी विधि है। कौन सी विधि है? अस्थायी। अस्थायी कौन सी विधि है? अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि है। दूसरी विधि टैगिंग विधि, टैग लगाना। टैग लगाना कौन सी है? टैगिंग विधि है ना, ये पक्षियों में अपनाई जाती है। पक्षियों में अपनाई जाती है और प्लास्टिक का एक छल्ला होता है, जो प्लास्टिक का छल्ला होता है ना, वो अपनाई जाती है। मतलब इनके पैरों में या गले में कहीं भी इसका प्लास्टिक का छल्ला डाल दिया जाता है। तो ये विधि स्थायी होगी है, अस्थायी ये भी देखिए अपने। दूसरी विधि कौन सी? अपनी टैगिंग या टैग लगाना। टैगिंग या टैग बांधना कौन सी होगी? टैगिंग या टैग बांधना। टैगिंग या टैग बांधना सर्वाधिक क्या है? मतलब पक्षियों में अपनाई जाती है। पक्षियों में भी अगर अपने बात करें तो मुर्गियों में अपनाई जाती है। यह विधि पक्षियों में अपनाई जाती है, और पक्षियों में भी बात करें तो मुर्गियों में। और पक्षियों में भी अगर अपने बात करें तो यह लगभग मुर्गियों में अपनाई जाती है। और इस विधि की बात करें तो अस्थायी विधि है। कैसे है ये भी बताएंगे। अस्थायी अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि कैसी है? जो मुर्गा होता है उसके गले में या पैर में छल्ला होता है, ठीक है? तो एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो अगर उनके पैर में कहीं भी मतलब वो उसके साथ फंस के किसी चीज के साथ लग के निकल सकता है, तो इसलिए अस्थायी विधि होती है। लेकिन प्रश्न बनता है आप देखो, वर्तमान समय में यह विधि है जो सर्वाधिक कौन से पशुओं में अपनाई जाती है? वर्तमान समय की अगर अपने बात करें ना तो आप देखना, अब सबसे ज्यादा गाय भैंस के कानों में टैग लगे हुए होते हैं, तो सबसे ज्यादा गाय भैंस में अपनाई जाती है। और जो 20वीं पशुगणना हुई थी ना, वो टैगिंग विधि पर आधारित थी। ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 20वीं पशुगणना थी जो टैगिंग विधि पर आधारित थी, और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा गाय भैंस में यह अपनाई जाती है। वर्तमान समय में यह विधि गाय भैंस में अपनाई जाती है।
वर्तमान समय में यह विधि गाय भैंस में अपनाई जाती है। ये क्लास है ना, ये क्लास आपको बार बार नहीं देखनी पड़ेगी। ये टॉपिक ऐसी है आपको क्लास के साथ साथ ही याद हो जाएंगे, तो ध्यान से देखें इन क्लासों को। और जो भी साथी आज नया जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर ले और अपने जितने भी शिक्षा से संबंधित ग्रुप है उन सब में शेयर कर दे, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक ये क्लासें पहुंच सके। अब अपने देखते हैं तीसरी विधि, वो है दागना विधि। कौन सी विधि? दागना विधि। दागना विधि भी कैसी होती है? ये दो प्रकार की होती है, तो ठंडा दागना और एक गर्म दागना। दागना यानी ब्रांडिंग, BRANDING, ब्रांडिंग। दागना विधि। एक अपने बात करें कौन सी विधि? दागना, BRANDING, ब्रांडिंग। दागना कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है दो प्रकार की। एक तो होता है ठंडा दागना और एक होता है गर्म दागना। ये दागना विधि है ना, ये बड़े पशुओं में की जाती है, बड़े पशुओं में की जाती है। और ये विधि दागना विधि है ना, ये स्थायी, क्यों? जो दाग लगेगा ना, आपने गांव में देखा होगा विशुने जो सांड फिरते हैं उनके दाग लगा होता है, तो ये दागना विधि है जो एक स्थायी विधि है। ठीक है, ये पशु का जो बाई जांग होती है ना, बाई जांग, उसके ऊपर इस दागना विधि को लगाया जाता है और यह एक स्थायी विधि है। यह बड़े पशुओं के लिए होती है, बड़े पशुओं में की जाती है। की जाती है। यह हमेशा बाई जांग पर ही की जाती है। और यह एक स्थायी विधि है। दो प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म। ठंडी दागना सर्वाधिक किसमें होता है? सर्वाधिक घोड़े में की जाती है। कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोग में लेते हैं? तो ब्रांडी तेल या ब्रांड लक्स है जो उपयोग में लेते हैं। कौन सा? ठंडा, ठंडा दागना। ठंडा दागना सर्वाधिक, सर्वाधिक की बात करें तो घोड़े में रासायनिक पदार्थ क्या लेते हैं? रासायनिक पदार्थ ब्रांडी तेल या ब्रांडी लक्स। दूसरी विधि कौन सी है अपनी? दूसरी विधि, दूसरी विधि अपनी गर्म विधि। गर्म विधि, इसमें कार्बोलिक तेल या मीठा तेल दागने के तुरंत बाद लगाते हैं। इससे क्या है कि पशु को दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता है। ये मीठा मीठा मतलब दर्द महसूस होता रहता है। और जब गर्म विधि करते हैं ना, तो इसमें मतलब है 2 से 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक कपूर की है ना, कपूर का मतलब है वो तेल वगैरह लगाते रहते हैं, जिससे क्या है पशु को ठंडक महसूस होती रहे और जो घाव है वो फैले ना। ठीक है, इसमें जो अंक होते हैं ना, कुछ भी होगा दागेंगे तो अपने जैसे मतलब ऐसे एम साइज का अंक ले लिया या ऐसे ले लिया, जो भी मतलब आकृति होती है, जो भी आकृति अपने होती है वो होता है। उसका साइज क्या होना चाहिए? तो उसका साइज होना चाहिए 8 से 10 सेमी का। जो यंत्र उपयोग में लेते हैं अपने दागने के लिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? ऐसा नहीं हो जाए कि इतना को छोटा सा होगा अपने दागेंगे तो अपन हाथ जल जाएगा। तो उसका जो हत्था होता है ना, उसकी हत्ती की लंबाई होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह कार्बोलिक तेल,
दूसरा कौन सी विधि है? गरम दागना। गरम दागना, गरम दागना यानी कि कार्बोलिक तेल या मीठा तेल या मीठा तेल दागने के तुरंत बाद लगाते हैं। तुरंत बाद लगाते हैं। बाद में 2-3 दिन तक कपूर का तेल लगाएं। ताकि घाव नहीं रहे। अंक का अधिकतम साइज कितना होगा? जो अंक है उसका अधिकतम साइज होगा, वो होगा 8 से 10 सेंटीमीटर। लोहे की हैंडल की लंबाई कितनी होगी? जो लोहा है, हैंडल की लंबाई होगी 75 सेंटीमीटर। कम से कम है ये, कम से कम इसको 75 सेंटीमीटर रखना चाहिए। ठीक है, ये विधि होगी। अब कान या नोचिंग विधि, ईयरिंग विधि। कान छेदना या नोचिंग विधि या ईयरिंग विधि अपने अब देखते हैं। सर्वाधिक किस में उपयोग में ली जाती है? तो सर्वाधिक सूअर में उपयोग में ली जाती है। यंत्र कौन सा होता है? यंत्र होता है नोचिंग यंत्र। नोचिंग यंत्र कौन सा यंत्र? नोचिंग यंत्र होता है। कान छेदना या ईयर नोचिंग, ये एक विधि, ये विधि। कान छेदना या इसे भी कहते हैं ईयर नोचिंग। ये विधि क्या है? सर्वाधिक सूअर में उपयोग में ली जाती है। उसके कान में या तो छेद कर दिया जाता है या कान को है ना, जैसे मतलब है अपने देखें कि ये कान है, आप ऐसे मानो ये कान है ना, तो इसमें मतलब क्या है, ऐसे भी आकार के मतलब है कट से लगा दिए जाते हैं कान में। ठीक है, इस प्रकार से, या कान में ऐसे ऐसे मतलब छेद कर दिए जाते हैं। ये थी अपनी कान से। तो ये विधि क्या है? अगर ये विधि अगर अपने अब देखे ना क्या है, तो ये विधि स्थायी होगी, क्योंकि बाद में इसको अपने मिटो नहीं सकते। तो ये एक स्थायी विधि है। सर्वाधिक पशु है जो सुअर में काम में ली जाती है, और उसके कान को छेद निकाला जाता है, या वी आकार की आकृति बनाई जाती है। कान छेदना। सर्वाधिक सर्वाधिक की बात करें तो वो है पशु सुअर। सुअर में ली जाती है, एक स्थायी विधि है। कौन सी विधि है? स्थायी विधि है। यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? यंत्र लेते हैं नोचिंग यंत्र काम में लेते हैं। कान को छेदा जाता है या वी आकार की आकृति बनाई जाती है। कान को छेदना या वी आकार में काटना, वी आकार में काटना होता है। वी आकार में काटना होता है। और कौन सी विधि है? तो और एक है टैटूइंग विधि, एक बैगिंग विधि या रिंगिंग विधि। टैटूइंग विधि सर्वाधिक किस में अपनाई जाती है? सर्वाधिक अपनाई जाती है भेड़ बकरी में। टैटूइंग विधि सर्वाधिक अपनाई जाती है। एक विधि और देखे अपने, वो है टैटूइंग विधि। टैटूइंग, सीधी बात है, टैटू बनाना। अपने बनाते हैं ना, हाथों पर टैटू बनाते हैं, कोई किसी की फोटो बनवाता है, कोई किसी की बनवाता है, वही है। देखना हो तो टैटूइंग विधि
वही है। सर्वाधिक किस में अपनाई जाती है? तो सर्वाधिक अपनाई जाती है भेड़ बकरी में। भेड़ बकरी में, भेड़ बकरी में। तो ये टैटू बनाएंगे तो ये एक स्थायी विधि है, स्थायी विधि है। क्या? जैसे कान में टैटू बना दिया भेड़ बकरी के, जैसे कान में टैटू बनाना, या बना देते हैं। ये है टैटूइंग विधि। अब रहेगी बेडिंग या रिंगिंग विधि। वो कौन सी है? एक धातु धातु की रिंग होती है, वो उसके पैर में, कान में, कहीं भी डाल दी जाती है, वो होती है रिंगिंग विधि। रिंगिंग विधि या बेडिंग विधि या रिंगिंग विधि, या अब रहेगी अपनी बेडिंग विधि, जो एक धातु सर्वाधिक किसमें उपयोग? सर्वाधिक मुर्गियों में, बिल्ली में, भेड़ बकरी में। सर्वाधिक मुर्गियों, बिल्ली, भेड़ बकरी में काम में ली जाती है। बेडिंग या रिंगिंग विधि। सर्वाधिक पक्षियों में काम में ली जाती है वैसे तो, भेड़ बकरी, मुर्गी, बिल्ली, जितने भी पशु पक्षी होते हैं, बतख, सब में ये काम में ली जाती है। ये विधि स्थायी है, अस्थायी है। धातु का एक छल्ला होता है जो उसके पैर में, कान में कहीं डाल दिया जाता है, तो ये तो अस्थायी विधि हुई। कोई भी वो धातु का छल्ला निकाल कर ले जा सकता है, तो यह एक अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि है। धातु का छल्ला, धातु का छल्ला पैर या कान या गले में, पैर या कान या गले में लगा दिया जाता है। ये है बेडिंग या रिंगिंग विधि। आज अपने अब जो क्लास में देखा है वो अपने पशुओं को चिन्हित करने की विधियां थी। कितनी विधियां थी? 6 थी। रंगों द्वारा रंगना, दूसरा टैटूइंग विधि, तीसरा दागना विधि, बेडिंग या रिंगिंग विधि, एक टैटू विधि भी देखी थी, एक अपने कान छेदना या ईयर ईयर नोचिंग विधि भी अपने देखी थी। अब अपने बात करते हैं अगला टॉपिक और पशुओं का बधियाकरण। पशुओं के बधियाकरण को लेकर भी आज अपने इसी क्लास में देखेंगे। पशुओं का बधियाकरण का अपना टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, तो पशुओं के बधियाकरण को लेकर अपना अगला टॉपिक भी रहेगा। आज अपने 2 टॉपिक करेंगे। पहला कर लिया पशु चिन्हित करना, दूसरों पशुओं का बधियाकरण करना। नर पशुओं की जो प्रजनन शक्ति होती है ना, प्रजनन शक्ति, अंड ग्रंथि को नष्ट कर उसकी प्रजनन शक्ति से विहीन कर देना, पशुओं का बधियाकरण क्या कहलाता है? नर पशुओं की अंड ग्रंथियों को नष्ट कर उसकी प्रजनन शक्ति को विहीन कर देना बधियाकरण कहलाता है। तो परिभाषा देखते हैं पहले बधियाकरण की क्या होती है। अपना टॉपिक रहेगा बधियाकरण, पशुओं को बधियाकरण करना। नर पशुओं की अंड ग्रंथियों, परिभाषा देखो पहले इसकी। नर पशुओं की अंड ग्रंथियों
अंड ग्रंथियों को नष्ट कर प्रजनन शक्ति से विहीन कर देना पशु को, प्रजनन शक्ति से पशु को विहीन कर देना, है जो बधियाकरण कहलाता है। यानी कि पशु को जो प्रजनन, जो बच्चा जनने की शक्ति होती है ना, उसको नष्ट कर देना ही कहलाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं? एक तो जो इसकी प्रजनन शक्ति है, इसको दूसरी कार्य में अपने उपयोग ले सकते हैं। मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे अपने मान लो कि ये बछड़ा है, जैसे ये माना आपने बछड़ा है, ठीक है, इसको अपने प्रजनन शक्ति को विहीन कर दिया, इसको अपने बना दिया बैल, ठीक है। तो अब इसको अपने दूसरे कार्य में, जैसे कृषि कार्य में इसको बैल को अपने उपयोग में ले सकते हैं। तो ये इसका पशु की प्रजनन शक्ति को नष्ट कर उसकी प्रजनन शक्ति है किसी अन्य कार्यों में भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। पशु की प्रजनन शक्ति को किसी अन्य कार्य के काम में ले सकते, एक तो उद्देश्य इसका यह हो गया। पशु की प्रजनन शक्ति को किसी अन्य कार्य के काम में लेना। दूसरा, मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए, दूसरा उद्देश्य हो गया मांस उत्पादन बढ़ेगा। अब देखें अपने बधियाकरण की आयु क्या होती है। बधियाकरण की आयु, भेड़ बकरी की अपने अगर बात करें तो 1 माह की भेड़ बकरी होती है वो उपयुक्त रहती है। और बड़े पशुओं की अगर बात करें तो अपने मानो 1 साल का बड़ा पशु है जो 1 साल का, उसमें बधियाकरण की अच्छी रहती है आयु। तो अपने बात करें छोटे पशु या भेड़ बकरी, उसकी आयु 1 माह। और बड़े पशुओं के लिए बड़े पशुओं के लिए 1 वर्ष, जैसे गाय भैंस मान लो, उदाहरण पर देख लो, गाय भैंस हो गया। बधियाकरण करना किस ऋतु में चाहिए अपने देखें तो शीत ऋतु में बधियाकरण करना है जो सबसे उपयुक्त होता है। शीत ऋतु में बधियाकरण करना उपयुक्त होता है। उपयुक्त समय है। ठीक है, ये हो गया। अब बधियाकरण की विधियां देखेंगे, कौन कौन सी बधियाकरण की विधियां हैं। पहले अपने बधियाकरण की परिभाषा देखेंगे। नर पशुओं की जो अंड ग्रंथि है उनको नष्ट कर उसकी प्रजनन शक्ति से उन्हें विहीन करना बधियाकरण कहलाता है। उद्देश्य देखें, पशु की जो प्रजनन शक्ति है उसको किसी अन्य कार्य में लगाना, मांस उत्पादन बढ़ाना। और बधियाकरण की आयु भी देखी, छोटे पशु है उनमें 1 माह, बड़े पशु है उनमें 1 वर्ष में उसका बधियाकरण करना चाहिए। और सर्वाधिक उपयुक्त समय जो अपने देखा है बधियाकरण का वो होता है शीत ऋतु। अब इसकी विधियां कौन कौन सी है तो 2 प्रकार से अपने इसका बधियाकरण, एक तो ग्रामीण विधि होती है, एक होती है वैज्ञानिक विधि। ग्रामीण विधि की अगर अपने बात करें तो एक हार्मिंग ऑफ टेस्ट होता है, हार्मिंग ऑफ टेस्ट वो काम में लिया जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हार्मिंग ऑफ टेस्ट, इतना याद रखना। ग्रामीण विधि को क्या कहते हैं, हार्मिंग ऑफ टेस्ट कहते हैं।
कैसे कहते हैं, क्या होता है? हर्मिंग ऑफ टेस्ट क्या होता है? हर्मिंग ऑफ टेस्ट ये अपने बात करें कि क्या होता है। एक होती है ग्रामीण विधि। कौन सी विधि? ग्रामीण विधि, जिसे अपने कहते हैं हर्मिंग ऑफ टेस्ट। जो नर पशु होता है, नर पशु को, उसमें क्या है, लकड़ी का एक ऐसा यंत्र लेते हैं, जैसे ऐसे कोई छंडासी टाइप एक यंत्र ले लिया लकड़ी का, ठीक है। उस यंत्र को अंड कोशिकाएं जो होते हैं प्रजनन शक्ति को, उनको उसको बीच में ऐसे लगा के उसके बाद में ना लकड़ी के हथौड़े से उसकी अंड कोशिकाओं पर चोट को मारा जाता है, तो वो होती है ग्रामीण विधि। धातु के हथौड़े से नहीं मारा जाता, लकड़ी के हथौड़े से ही मारा जाता है। ये थी अपनी ग्रामीण विधि। अब बात करें वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि में देखते हैं, एक होती है रक्तहीन विधि, जिसमें एक तो यंत्र अपने जो प्रयोग में लेते हैं वो है ब्राडीजो कास्टेटर यंत्र अपने प्रयोग में लेते हैं। एक एलेक्स्ट्रेटर यंत्र भी अपने काम में लेते हैं। ये क्या होते हैं, ये अपने देखते हैं। तो दूसरी विधि अपनी है कौन सी? वैज्ञानिक विधि। ये रक्तहीन विधि होती है। कैसे? रक्तहीन रक्तहीन विधि कैसे होती है? मतलब इसमें रक्त नहीं निकलता। ये काम में जो प्रयोग करते हैं इसमें रक्त का स्त्राव नहीं होता, रक्त नहीं निकलता। तो इसमें एक तो लेते हैं अपने ब्राडीजो, एक तो अपने यंत्र जो काम में लेते हैं वो है ब्राडीजो कास्ट्रेटर कास्ट्रेटर यंत्र। ये क्या होता है? ये यंत्र होता है ना, इन कोशिकाओं को, जो प्रजनन कोशिकाएं होती है उनके बीच में एक यंत्र होता है, उसे इसको दबाकर दबाकर उन प्रजनन कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है। ब्राडीजो कास्टेटर यंत्र से जो यंत्र होता है उसको प्रजनन कोशिकाओं के बीच में लगाकर उनको दबा के नष्ट कर दिया जाता है। ये होता है ब्राडीजो कास्टेटर। इसमें लिखने वाला कुछ नहीं होता, सीधा पूछेंगे वैज्ञानिक विधि में कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, ब्राडीजो कास्टर लेते हैं काम में। दूसरा यंत्र एलस्ट्रेटर यंत्र, दूसरा कौन सा है? एलस्ट्रेटर एलस्ट्रेटर यंत्र। ये एलस्ट्रेटर यंत्र क्या होता है? ये एलस्ट्रेटर यंत्र होता है ना, ये क्या है कि मतलब एक यंत्र होता है जिसमें रबड़ का जैसे कोई छल्ला उसमें लगाया और उसको ऐसे चौड़ा किया छल्ले को, ठीक है, और बाद में जो अंड कोशिकाएं होती है ना उन पर वो छल्ला क्या है, चढ़ा दिया जाता है। तो फिर वो अंड कोशिकाएं जो नष्ट हो जाती है और वो प्रजनन शक्ति है जो उसकी बैल की है जो वो विहीन हो जाती है, नर पशु की प्रजनन शक्ति विहीन हो जाती है। ऐसे करके एल क्रस्टर यंत्र को अपने काम में लेते हैं। और भी कोई रासायनिक पदार्थ भी है, रासायनिक पदार्थों द्वारा भी अपने क्या है, इसका मतलब बात करें तो रासायनिक पदार्थों द्वारा रासायनिक पदार्थ है ना, इसमें मुर्गियों में ज्यादा काम में लिया जाता है। मुर्गियों में क्या होता है, कुछ गोलियां आती है, जो गोलियां क्या होती है, मुर्गियों के यहाँ चीरा लगा के गर्दन में, यहाँ चीरा लगाकर और उसमें वो क्या है गोली को रख दिया जाता है, ठीक है। उसके कारण उसकी प्रजनन शक्ति विहीन हो जाती है, जिसे केपोनाइजेशन कहते हैं या खसीकरण भी कहते हैं। रासायनिक पदार्थ जिसे केपोनाइजेशन या इसे खसीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? केपोनाइजेशन या खसीकरण भी कहते हैं। ये केपोनाइजेशन या खसीकरण विधि
मुर्गियों में गोलियां आती है, वो गोलियां ना इनको गर्दन को यहाँ से चीरा लगा के उसमें रख दिया जाता है, जिससे मुर्गियां हैं जो उनकी प्रजनन शक्ति विहीन हो जाती है, प्रजनन योग्य नहीं रहती। तो पशुओं का बधियाकरण देखें तो अपने दो विधियां देखी थी, एक तो ग्रामीण विधि देखी थी और एक अपने पशुओं के बधियाकरण की जो विधि थी वो वैज्ञानिक विधि थी। ग्रामीण विधि को कहते हैं हार्मिंग ऑफ टेस्ट, ग्रामीण विधि को कहा जाता है हार्मिंग ऑफ टेस्ट। वैज्ञानिक विधि में अपने दो प्रकार के यंत्रों का प्रयोग, रक्त विहीन थी, उनमें दो प्रकार के यंत्रों का, अपने रक्तहीन थी उसमें दो प्रकार के अपने विधियों का, एक तो ब्राडीजो कास्ट्रेटर यंत्र। ब्राडीजो कास्ट्रेटर यंत्र क्या होता है, इसमें क्या है कि जो अंड कोशिकाएं होती है ना उनको दबा दिया जाता है, कोशिकाओं को प्रजनन शक्ति से विहीन कर दिया जाता है। एक अपने देखा एल स्ट्रेटर यंत्र। एल स्ट्रेटर यंत्र क्या होता है, उसमें छल्ला, रबड़ का जो छल्ला होता है वो उसमें अंड कोशिकाओं में उस एल स्ट्रेटर यंत्र की सहायता से चढ़ा दिया जाता है, जिससे नर पशु है जो प्रजनन योग्य नहीं रहता है, उसकी प्रजनन शक्ति विहीन हो जाती है। फिर रासायनिक पदार्थों में देखा, अपने मुर्गियों के गर्दन काटकर उसमें गोली आती है, वो टेबलेट रख दी जाती है जिससे वो प्रजनन शक्ति विहीन हो जाती है, उसे खसीकरण विधि या केपोनाइजेशन विधि भी कहते हैं। आज की क्लास में अपने पढ़ा एक तो पशुओं को चिन्हित करना और पशुओं के बधियाकरण को लेकर अपना आज का टॉपिक रहा। कैसी लगी क्लास जरूर बताना। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।